हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उड़ीसा में जो सेल का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, जो सेल का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम केवल टेक्नीशियन का पेपर सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड के लिए अग्रभ्यस्त बायस वोल्टेज कितना होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन की वोल्टेज कितनी होती है, एसआई की 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम कितनी होती है 0.3 वोल्ट। मतलब ये जो हमारे जब डायोड का निर्माण होता है तो ये क्या पे डिफ्लेक्शन लेयर पैदा होती बनती है। ये डिफ्लेक्शन लेयर जैसे अगर सिलिकॉन का है तो यहाँ पे 0.7 होगी। जब तक इस डिफ्लेक्शन लेयर को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इससे ना तो फॉरवर्ड वाइज करंट ना तो रिवर्स वाइज करंट प्रवाहित होगी। फॉरवर्ड वाइज करंट 0.7 में ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे कि फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में प्रवाहित होगी। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोध की इकाई इंटरनेशनल ओम में किसके पदों में परिभाषित की जाती है। कोई भी उपकरण हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की हाइट, डिस्टेंस या कि प्रतिरोध, इंडक्टेंस, सबका मापन पारे के स्तंभ के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीनस डायोड में प्रतीक इसके कैथोड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले तो जीनस डायोड का सिंबल कैसा होता है, ये हुआ। ठीक है। ये होता है अपना कैथोड, ये होता है अपना एनोड। तो एनोड इसको क्या कहते हैं, बार। इसमें क्या पूछा है, कैथोड का सिरा कैसा होता है, तो जेड के आकार का। ठीक है। इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, जेड अक्षर के आकार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर है। सबसे पहले तो मेगा क्या होता है, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6। ठीक है ना। तो इसमें दिया क्या है 100 किलो ओम, तो इसमें कितनी है, किलो को हम क्या लिख सकते हैं, किलो बराबर 10 की पावर 3। तो इसमें दो तो है, ये दो तो है, लेकिन ये 3 है, 3 2 5, 6 करने हैं हमको, 6 नहीं हो रहा है। 1000 किलो ओम, तो मतलब 1000 में कितने, 3, और किलो में 10 की पावर 3, 3 3 6, मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा 10 की पावर 6। ठीक है, 1000 किलो ओम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सिंगल फेज मोटर में संधारित्र शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए, जैसे सिंगल फेज मोटर हमारी ये है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है और ये दोनों सप्लाई के पैरेलल में जुड़े रहते हैं। ये बोल रहा है अगर ये शॉर्ट हो जाए, तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो दोनों वाइंडिंग है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों वाइंडिंग समान आकार की होती हैं। कैपेसिटर स्टार्ट में समान आकार की होती हैं। ठीक है। जब समान आकार की होंगी तो ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें दोनों की करंट क्या करने लगी, लैग करने लगेगी। तो दोनों के मध्य फेज डिफरेंस नहीं पैदा होगा। जब फेज डिफरेंस पैदा नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका मोटर स्टार्ट नहीं होगी, सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वोल्टेज को स्थिर रखते हुए आप वृत्त को 2 गुना कर देंगे तो जुड़ी कॉइल का प्रतिघात क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए, प्रतिघात को किससे व्यक्त करते हैं, एक्सएल से। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई
एफ इंटू एल। क्या बोल रहा है, 50 हर्ट्ज थी पहले, उसको क्या कर दिया 2 गुना, मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या किया 2f। जब 2f करेंगे तो एक्सएल कितना हो जाएगा 2xl। तो इसका क्या पूछा इसमें, कुंडली का प्रेरण की प्रतिघात, प्रेरण की प्रतिघात क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए पूछता है तो एक्स सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी को अगर 2 गुना करेंगे तो एक्स सी कितना हो जाएगा XC/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर, यदि किसी अल्टरनेटर की गति घटकर आधी हो जाए। सबसे पहले तो अल्टरनेटर का फार्मूला क्या होता है ईएमएफ का, Eg बराबर 4.445 MFT KP KD। अब देखिए हमारा ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर बनाते वक्त, और ये स्थिर है। तो हमारा इस किस पर डिपेंड किया ईएमएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5m इंटू एफ। अब ये क्या बोल रहा है, और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं NS। तो फ्रीक्वेंसी के स्थान पे क्या हो जाएगा Eg बराबर 5m इंटू NS, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पीड को अगर हम बढ़ाते हैं तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, गति को घटकर आधी कर दें। तो जब स्पीड को आधी करेंगे हम, Eg बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है स्पीड को जब हाफ करेंगे तो ईएमएफ भी हमारा हाफ हो जाएगा, मतलब ईएमएफ भी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 8 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इंडक्टर, कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर होता तो क्या करता, कैपेसिटर अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पूछता तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, मैग्नेटिक फील्ड पूछा इसलिए क्या होगा हमारा इंडक्टर। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऑटो ट्रांसफार्म 9 नंबर, प्रशीतक इकाई की धारिता। ये हमारा प्रशीतक पूछा है किसका, रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज को किस में हम लेते हैं टन में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे होता है, ये देखिए, ये सिलिकॉन स्टील की बार हो गई, इसमें ये कॉइल जुड़ी रहती है। ठीक है, इसमें से इस सेकेंडरी के लिए हम आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ से टेपिंग लिए, मतलब उसमें केवल एक ही बाइंडिंग है हमारी, केवल एक बाइंडिंग, वहाँ से यहाँ से हम टेपिंग लेके निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक चीज़ और, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है तो इंडक्शन तथा कंडक्शन, चालन और संवहन दोनों के द्वारा ही होता है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ही वाइंडिंग होती है, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है खुले परिपथ सेल में 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर को सेल का कहते हैं। अब देखिए ये हमारा सेल है, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो जितनी इसकी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज हमको कहाँ पे, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी वोल्ट मीटर के द्वारा। लेकिन अगर इसी में हम क्या करते, लोड लगा देते, यहाँ पे अगर हम लोड लगा देते तो इसमें से करंट प्रवाहित होती है, कुछ ड्रॉप कराता, ये कुछ ड्रॉप कराता, जब ड्रॉप कराता तो यहाँ पे हमको वोल्टेज कुछ कम मिलती, तो वो हमारी क्या कहलाती है टर्मिनल वोल्टेज लोड को जोड़कर। लेकिन अगर ओपन सर्किट है तो वो क्या कहलाएगा हमारा ईएमएफ, वो भी टर्मिनल वोल्टेज ही कहलाएगी, लेकिन हमारा वो क्या होगा ईएमएफ। हमारा टर्मिनल वोल्टेज को हम V से दर्शाते हैं और वोल्टेज को हम सेल के वोल्टेज को E से दर्शाते हैं। इसका मान
ई का मान हमेशा भी से ज़्यादा होगा या कि बराबर होगा, कम कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा, ईएमएफ। खुले परिपथ में दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर ईएमएफ कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा, विभवांतर कहलाता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं। बाइपोलर ट्रांजिस्टर मतलब क्या है हमारा, पीएनपी या एनपीएन। तो उसका कैसे सिंबल होता है, ये होता है हमारा कलेक्टर, ये होता है हमारा इमीटर, ये होता है हमारा बेस। जो धारा का चिन्ह होता है वो हमेशा इमीटर पे होता है। जिसमें बाहर की ओर का तीर का निशान हो वो होगा एनपीएन, और जिसमें अंदर की तरफ तीर का निशान होता है इमीटर में वो पीएनपी। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल। तो हमारा क्या हो जाएगा, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी मशीन में डमी कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए ये आर्मेचर है, तो यहाँ पे तो हमें स्लॉट क्लॉट के बाइंडिंग डाल दी, कहीं पे ऐसा हो कि संतुलन नहीं है तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा एक कॉइल डालते हैं जो कि इस आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन मतलब कि संतुलन प्रदान करता है। कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा भार प्रदान नहीं करता, संतुलन प्रदान करता है, जिसके कारण हमको डमी कॉइल का उपयोग किया। ये डमी कॉइल हमारी दोनों तरफ से खुली हुई रहती है, ये आपस में शॉर्ट नहीं रहती है। अगर शॉर्ट रहेगी तो इसमें इंडक्टेंस होगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो कि हमारा आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को प्रभावित करेगा। इसलिए हमको इसको ओपन करना होता है केवल यांत्रिक संतुलन के लिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल यांत्रिक संतुलन। पहला क्या दिया है, प्रतिघाती वोल्टेज समाप्त करने के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया समान करने के लिए आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन, सी नंबर, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए। ठीक है। एडिशन सेल में क्या पूछा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन सेल का एक और नाम होता है निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा KOH का होता है, जो एनोड होता है वो हमारा NiO2 का, और जो हमारा कैथोड होता है वो शुद्ध आयरन का होता है। ठीक है, शुद्ध आयरन का होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 0 स्लिप रिंग होती है, लेकिन अगर स्लिप रिंग मोटर की बात होती तो उसमें क्या होता है, रोटर बाउंडेड होता है। जब रोटर बाउंडेड होता है तो उसके शॉर्ट पर हमको 3 स्लिप रिंग लगानी पड़ती है। रोटर को आवश्यक अतिरिक्त स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। उसके सीरीज में क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। देखिए ये हमारी वाइंडिंग हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, इसके शॉर्ट पर ये लगा हुआ है, तो ये और ये, तो यहाँ से ये और ये, यहाँ से हम बाहरी रेजिस्टेंस जोड़कर इसके रेजिस्टेंस को कम करते हैं। जब रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो हमारा IA कम होगा, IA कम होगा तो cos फाई बढ़ेगा, cos फाई जब बढ़ेगा तो टॉर्क क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का मान 0 होता है। ठीक है। इसमें केवल 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगले 25 क्वेश्चन अगले सेशन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी मशीनों में ब्रश किसके बने होते हैं। डीसी मशीनों में ब्रश कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इसका क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होगा। इसमें दूसरा सेल्फ लुब्रिकेंट का गुण होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को उसके कम्यूटेशन को सुधारता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो धारा जो विपरीत आती है वो इससे जंप करके कम्यूटेटर पे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा उस करंट का विरोध करेगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, कार्बन के बने होते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक दिया था KCL और एक दिया था KVL। KCL क्या है, आवेशों के संरक्षण पर, मतलब आवेशों के संरक्षण पर आने वाली किसी बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का
बीजगणितीय योग मतलब कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो इसमें जो I1 का मान जो होगा वो I2 I3 प्लस I4 बराबर ये I2 के बराबर होगा। इसका 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 योग इसके बराबर होगा, है ना। ये केसीएल का नियम है, केसीएल का नियम है। और दूसरा केवीएल का उन्होंने क्या नियम दिया था कि किसी बंद परिपथ में दिया गया वोल्टेज भी उस परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के का बीजगणितीय, यहाँ पे अगर जितना वोल्टेज ड्रॉप फिर यहाँ पे इन दोनों का योग इस सप्लाई ईएमएफ के बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, ये किसके नियम पे कार्य करता है? सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हमारा केवीएल क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड पर 1400 आरपीएम से घूम रही है। तो देखिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दिया है तो 120 इंटू 50 अपान पोल की संख्या कितनी दी हुई है, पोल की संख्या नहीं दी, पोल की संख्या निकालनी है। तो ये तो एन एस कितना दिया हुआ है 1440 बराबर 120 इंटू 50 अपान पी। इससे काटेंगे 12 से 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो P बराबर क्या आ जाएगा 50/12। हमारा P आया 50/12। तो 12 × 12 = 48, 4 पॉइंट कुछ आया 4.1 और 4.16। चूँकि पोल हमेशा मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम घूमती है, तो ये हमारी क्या दी हुई रोटर स्पीड। तो जब रोटर स्पीड दी होगी तो उसमें स्लिप की कुछ स्लिप होगी। तो ये 4 है हमारा, ठीक है ना, ज़्यादा है। तो हम अगर 4 लेते हैं पोल अगर 4 लेते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, एन एस बराबर 120 इंटू 50/4। 4 × 12 30, 3 × 5 1500। मतलब उसकी ये जो 1500 है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर स्पीड हमारी क्या है 1440 आरपीएम। तो हमारा मोटर कितने पोल का हो जाएगा, 4 पोल, क्योंकि इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है, वो कभी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 पोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में 230 वोल्ट वाली घरेलू आपूर्ति की मानक फ्रीक्वेंसी जो उत्पादन किया जाता है इंडिया में जो उत्पादन किया जाता है वो अधिकतर 11 केवी में होता है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ये तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। तो इसका हमारा आंसर कितना होगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक डीसी मोटर के चालक की घूर्णन दिशा किसके द्वारा बदली जा सकती है। अब देखिए ये हमारा मान लीजिए एक डीसी मोटर है, ये यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, तो ये आर्मेचर है, इसमें से करंट आई प्रवाहित होती है, इससे ISH, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ये टर्मिनल, ये प्लस है ये माइनस, अगर इनको बदल देंगे तो इसमें भी करंट की दिशा ऐसे हो जाएगी, इसमें भी करंट की दिशा ऐसे हो जाएगी। किसी एक के करंट की दिशा को पता करना चाहिए कि या कि आर्मेचर के करंट की दिशा या कि फील्ड के फ्लक्स की दिशा। तो हमको क्या करना होगा, या कि आर्मेचर के टर्मिनल को चेंज कर दें या कि फील्ड के टर्मिनल को चेंज कर दें। सप्लाई टर्मिनल चेंज करने से घूमने की दिशा नहीं चेंज होती। इसमें से हम या तो आर्मेचर के टर्मिनल की दिशा चेंज कर दें या कि फील्ड के। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, इसमें ये पूछ रहा है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसके द्वारा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात की जाती है, मतलब कि बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है। अगला हमारा क्या कहता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, 1/चालकता।
मतलब प्रतिरोध किसका व्युत्क्रम है? चालकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता चालकता की व्युत्क्रम है। अगला क्या है? फिलामेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है? ये देखिए, फिलामेंट लैंप मतलब इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, इनमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। अब पहले क्या करते थे? कार्बन, ऑस्मियम, टेंटालम, लेकिन अब क्या करते हैं? टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का कार्यकारी तापमान ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, इसकी प्रतिरोधकता भी हाई होती है। इसमें क्या पूछा है? फिलामेंट लैंप का पावर फैक्टर इकाई होता है। ठीक है, अगर ये पूछता अग्रगामी किसी भी लैंप का नहीं होता है, अग्रगामी होगा ही नहीं, 0.7 की अगर बात होती तो वो LPSB, मरकरी वेपर, जो इंडक्टिव लोड प्रकार जिसमें चोक लगे या कि ऑटो ट्रांसफॉर्म लगे वो होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? इनकैंडिसेंट लैंप के लिए पावर फैक्टर एकक होता है। अगला क्या होता है? प्रतिरोध प्रवर्तित मोटर में स्टार्टिंग के दौरान मोटर की गति बढ़ाने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देखिए, हमारा क्या है? प्रतिरोध मतलब ये है मोटर, इसमें एक सिंगल फेज मोटर की बात कर रही है। ये हो गई रनिंग वाइंडिंग, और ये हो गई क्या? स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें रोटर लगा होता है इसमें कैपेसिटर नहीं लगा है, क्योंकि ये क्या पूछा है? रेजिस्टेंस वाला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का पूछा है। ठीक है ना? तो जब मोटर सामान्य अवस्था में, ऑफ की गई अवस्था में होती, तब ये हमेशा ऑन की कंडीशन में होता है, ऑन की। ये हमेशा किस में होता है? ऑन की कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हमारी मोटर की स्पीड 70 से 80% होती है, 70 से 80%, तो हमारा ये क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होगा हमारा आंसर? गति बढ़ने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच बंद रहता है, केवल स्टार्ट वाइंडिंग को जोड़ता है। ये तो सही है। फिर क्या है? बंद रहता है केवल ये गलत है, रनिंग वाइंडिंग को नहीं जोड़ता, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा होता है। दूसरा, खुला रहता है, वाइंडिंग को योजित करता है। नहीं, रनिंग से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल का रनिंग से कोई मतलब ही नहीं है। खुला रहता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग वियोजित करता है। नहीं, ये भी नहीं। हमारा स्टार्टिंग के समय वह स्विच हमेशा क्लोज रहता है, मतलब ऑन रहता है, और जब स्टार्ट हो जाती है 70 से 80%, तो हमारा वो ऑफ हो जाता है, मतलब खोल देता है। ठीक, इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर में जो साउंड आता है, ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड, ये मैग्नेटो डिस्ट्रक्शन फोर्स के कारण होता है। कैसे होता है? जैसे हमारी ये लेमिनेटेड कोर है, तो इनमें कुछ एयर गैप हो जाता है, एयर गैप के कारण इनमें भनभनाहट की आवाज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक हमिंग साउंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोडायोड में अपनी धारा ऑन ऑफ कर सकता है। देखिए, फोटोडायोड हमेशा क्या होता है? रिवर्स बायस में लगता है। ये फोटोडायोड का सिंबल है, ये हमेशा रिवर्स वाइस में लगता है। ठीक है ना? ये प्लस ये पाए, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है, मतलब कि ये क्या होगी? माइक्रो एम्पियर में। और एक चीज़ कि इसकी जो रिवर्स करंट होती है वो सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या पूछा है? फोटोडायोड की धारा को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किसमें? माइक्रो एम्पियर में। ये होगा हमारा डी नंबर 25। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डीसी जनरेटर के आर्मेचर में लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो लेमिनेटेड करने से क्या होता है? ईडी करंट लॉस कम होता है, ईडी करंट लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस। मतलब क्या होगा? जब लेमिनेट कर देंगे, जब हम कोर को लेमिनेट कर देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट का मान कम हो जाएगा, जब करंट का मान कम होगा तो हमारा ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब ईडी के भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? घूर्णन स्टेटर और रोटर के गति के अंतर के, पिछले क्वेश्चन बताए ना, इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पर गति नहीं करता है, मतलब ये क्या बोला है? एनएस और एनआर के अंतर को हम क्या कहते हैं? स्लिप, स्लिप कहते हैं। स्लिप का हिंदी क्या होता है? सरकन, स्लिप। ठीक है ना?
और इसको परसेंटेज में अगर हमको निकालना हो तो किसके पद में निकालते हैं, ये NR है, इसको हम किसके पद में निकालते हैं, NS के पद में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्लिप। अब फिर क्या पूछा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, SCR में कितने जंक्शन होते हैं। तो SCR में क्या होता है, ये PN 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 PN, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ये होता है क्या हमारा गेट। तो इसमें कितने जंक्शन है, 1 2 3। मतलब इसमें क्या हुआ, SCR में 3 जंक्शन, 4 लेयर, 3 टर्मिनल। मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इसमें कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं SCR में। ठीक है। स्थायी चुंबक कॉइल का मापक यंत्र क्या होता है, PMMC के बारे में पूछा है। PMMC में क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है हर जगह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर, बस 30 लास्ट है, अगले क्वेश्चन अगले दिन सॉल्व करेंगे। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। शीतल तेल को क्या बोला है ऑप्शन में, शीतल तेल को ऑक्सीजन प्रदान करना, वाणी को शीतल वायु प्रदान करना। जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर प्रवास करती है तो उसके नमी को, ब्रीदर में क्या होता है कि एक सिलिका जेल भरा होता है, सिलिका जेल। ये नॉर्मल सूखी अवस्था में क्या होता है, नीले रंग का। लेकिन जब ये वायु की नमी को सोखता है, तो इसका क्या हो जाता है रंग, हल्का गुलाबी। ठीक है ना। तो ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल। तो ये क्या करता है, जब बाहर की हवा आती है तो उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है। इसके लिए हमारा आंसर होगा C। ठीक है। चलिए, अभी इसके ये उड़ीसा स्टील प्लांट का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 80 क्वेश्चन है टेक्निकल के, 30 हमने आज सॉल्व कर दिया है, और इसके आगे हम बाकी क्वेश्चन कल सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ठीक है। थैंक यू। सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।